नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई, जिसमें सीबीआई एक बार फिर से लालू प्रसाद पर शिकंजा कसती नजर आएगी। आईआरसीटीसी घोटाले में फिर से जांच शुरू होगी। 2018 में भ्रष्टाचार की जांच की शुरुआत की गई थी। मई 2021 में हालांकि इस जांच को बंद कर दिया गया था। रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव सहित कई आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। आपको बताते चलें कि 1 साल पहले ही सीबीआई ने इस मामले को बंद कर दिया था, लेकिन पिछले 2 सप्ताह पहले उस केस को फिर से ओपन किया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, कि मुश्किलें एक बार फिर से लालू प्रसाद की बढ़ने वाली हैं। सीबीआई सूत्र के मुताबिक उस केस में मिली कुछ नए इनपुट्स के आधार पर जांच जो है वो एक बार फिर से शुरू की जाएगी, इसे ओपन किया जाएगा। सीबीआई ने 2018 में रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की है। तो 2018 में इसकी जांच की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2021 आते आते इस जांच को बंद कर दिया गया। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रही है, बताया जा रहा है कि कुछ नए इनपुट्स मिले हैं और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर रेलवे की तरफ से होटल आईआरसीटीसी घोटाला, जो ये पूरा मामला है जिसमें रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार किया गया, उस भ्रष्टाचार के मामले को एक बार फिर से ओपन किया गया है। और इसीलिए लालू प्रसाद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लालू प्रसाद पर सीबीआई का शिकंजा एक बार फिर से कसता हुआ दिख रहा है। और अब जान लीजिए कि ये आईआरसीटीसी घोटाला आखिर है क्या। आईआरसीटीसी के 2 होटलों की नीलामी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। रेलवे के 2 होटल आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किए गए, जिसमें पुरी और रांची में ये दोनों होटल स्थित हैं। और संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, चूंकि नए इनपुट्स की बात की जा रही है, क्योंकि ये मामला पहले ही 2021 में बंद हो गया था, तो वो इनपुट्स क्या कुछ है, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? और कितनी मुश्किलें अब लालू प्रसाद के लिए आने वाले वक्त में? देखिए, रेलवे टेंडर घोटाला की अगर बात करें तो एक टेंडर घोटाला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई स्थित रेलवे स्टेशन को नए तरीके से बिल्ड करने का ये मामला था। और इसी मामले में डीएलएफ जो एक कंपनी है, उसकी जो भूमिका है वो सामने आई थी। और उसी मामले में सीबीआई के द्वारा एक पी यानी कि प्राथमिक जांच का मामला रजिस्टर्ड किया गया था। और ये मामला पिछले कुछ सालों पहले दर्ज किया गया था, लेकिन उस मामले की तफ्तीश के दौरान में बहुत ज्यादा जानकारी और सबूत जो है उस वक्त में सीबीआई को नहीं मिले थे। लिहाजा इस मामले पर पिछले साल उस केस को मई महीने में क्लोज कर दिया गया था। यानी पी, देखिए वो एफआईआर नहीं था, वो पी था, यानी प्राथमिक जांच का मामला रजिस्टर्ड था और उस मामले को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन पिछले 6-7 महीने के दौरान में एक तफ्तीश के दौरान में कुछ नए डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ नए सबूत मिले और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उस केस को फिर से रीओपन किया गया है। अभी फिलहाल कहा जा सकता है, अभी अगर जिस तरह से हमारे सीबीआई सोर्स बता रहे हैं कि वो उस केस में अभी प्राथमिक जांच का मामला रजिस्टर्ड है और जिस तरह से पहले जो बंद किया गया था ना, उसको रीओपन किया गया है। तो अब कुछ दिनों में ही जल्द ही उस केस को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा और एफआईआर में कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद सर्च ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो की जा सकती है। कई लोगों से जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो की जा सकती है। और जो अभी फिलहाल जो पी है यानी प्राथमिक जांच का मामला भी रजिस्टर्ड है, उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम है, उनके पुत्र तेजस्वी यादव का नाम है और उनकी पुत्री का नाम है। इसके साथ साथ डीएलएफ से जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम है। लेकिन इस मामले में जैसा कि हमारा सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि जल्द ही वो मामला एफआईआर में तब्दील होगा और एफआईआर में तब्दील होते ही इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं अभी एफआईआर नहीं है, लेकिन पी का मामला फिर से रीओपन कर दिया गया है। और ये पी जो रीओपन किया गया है वो पिछले 2 सप्ताह पहले ही ये मामला रीओपन किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस मामले में अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस मामले में चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें या उनके पुत्र तेजस्वी यादव की बात करें या उनकी पुत्री की बात करें, उनसे भी इस मामले में सीबीआई के द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। और ये जो मामला है उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे
और उनके समय में ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई स्थित जो रेलवे स्टेशन है उसको फिर से उसको एक सजाने और संवारने के लिए एक टेंडर की घोषणा की गई थी और उसके लिए जो डीएलएफ जो कंपनी है उसको भी कुछ टेंडर बाकायदा दिया गया था और उसी एवज में कुछ घूस की रकम एक प्रॉपर्टी के तौर पे दी गई थी और उस मामले में एक शेल कंपनी के नाम की चर्चा हुई थी। हालांकि उस शेल कंपनी के बारे में ईडी भी तफ्तीश कर रही है और ईडी इस मामले में कई बार सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दे चुकी है, लेकिन जो सीबीआई की यानी अभी जब इस मामले को दोबारा से रीओपन किया गया है तो तथ्य नए हैं और इन तथ्यों के आधार पर अब तक जो एफआईआर नहीं हुई थी वो एफआईआर दर्ज हो सकती है और इसी बाबत सिर्फ लालू प्रसाद की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, इससे जुड़े हुए वो तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आईआरसीटीसी घोटाला जिसका जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि कैसे मुश्किलें एक बार फिर से लालू प्रसाद की बढ़ने वाली हैं, वो आपको बताते चले। आईआरसीटीसी के 2 होटलों की नीलामी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। रेलवे के 2 होटल कौन कौन से जरा वो भी बता दें। आईआरसीटीसी को ये 2 होटल ट्रांसफर किए गए। पुरी और रांची में ये दोनों होटल स्थित हैं। रख रखाव और सुधार के लिए लीजिंग की प्लानिंग थी। विजय कोचर की सुजाता मेसर्स को टेंडर दिया गया। नीलामी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता बढ़ती गई। कोचर ने पटना में 3 एकड़ जमीन डीएमसीएल को दी। सरला गुप्ता की कंपनी है यह डीएमसीएल। पटना के बेली रोड में जमीन है। जमीन की कीमत तकरीबन 2 करोड़ बताई गई। कृषि भूमि बताकर कम दाम पर इसे बेच दिया गया। बाद में जमीन लालू फैमिली की कंपनी को दे दिया जाता है। महज रकम जान लीजिए, जो 2 करोड़ की जमीन बताई जा रही थी वो महज 65 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी गई लालू फैमिली की कंपनी को। जमीन की कीमत 94 करोड़ से ज्यादा थी। जो आकलन किया गया वो 94 करोड़ से भी ज्यादा का था। 7 जुलाई 2018 को लालू समेत 5 पर एफआईआर होता है और इसी सिलसिले में 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी उस दौरान की गई थी। बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई है। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी। एक शराब तस्कर को ग्रामीणों ने छुड़ा लिया। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, जबकि बिरौल के शिवनगर घाट की यह घटना और पुलिस टीम को ही लोगों ने निशाना बनाया। देखिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर पुलिस टीम पहुंची थी इन्हें पकड़ने के लिए। शराब तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन देखिए कैसे इसी में से एक शख्स को यहां पर इकट्ठी हुई जो भीड़ थी वो छुड़ाती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां फ्लिपकार्ट ऑफिस से लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नगर थाना पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट के 6 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। साथ ही पिस्टल और मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। रविवार की रात हथियारबंद अपराधियों ने दिवराहा बाबा चौक कोल्हरवा में फ्लिपकार्ट ऑफिस में धावा बोला और 6 लाख रुपए लूट लिए। 2 बाइक पर सवार 5 की संख्या में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पर बेटा में चौकीदार की हत्या कर दी गई है। घर से थोड़ी ही दूरी पर चौकीदार के शव को बरामद किया गया। ईंट पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। राकेश पासवान चौकीदार का नाम जो इस वक्त सामने आ रहा है, राकेश पासवान बताया जा रहा है। अभी तक हालांकि हत्या के पीछे कारण क्या रहा है, क्या वजह रही, इसका खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल जरूर है। पीने को रात भर घरे नहीं है। सुबह मुझे सूचना पड़ा कि हमको मेरे पिताजी का ऐसा ऐसा हाल कर दिया और वही उसी टाइम पर हम लोग सब फैमिली लोग सब यहाँ देखने आ गए। क्या लग रहा कि किसी पे शक है? आपका ऐसे तो नहीं, कैसे हत्या किया, क्या लग रहा है मन देखने से? देखने में सर लगा कि मिल के मार ले ऐसा। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय, उन्होंने जवाब दिया और जवाब देते हुए आरजेडी के
खोए हुए जनाधार को घबराहट की वजह से इस तरीके से बयान के तौर पर रखा, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। नित्यानंद राय ने साफ तौर पर कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के साथ हर वर्ग और समुदाय के लोग सुरक्षित हैं। कि गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूं और बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलबलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो वहीं नित्यानंद राय के बयान पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी वादे के मुताबिक काम ही नहीं किया, वे अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अपने मुंह से कुछ भी कहना अलग बात है, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना एक कहावत है, यही हाल उन लोगों का है। और इस बार देश के लोगों ने हर कोने से इस बार मैसेज आ चुका है कि इनको इस बार रहना नहीं है, दिल्ली की गद्दी पर उनसे जाना है, क्योंकि देश के लोग तमाम परेशान हो चुके हैं। झूठे वादों का जो कसमें खाए, वादा किए, जो कि वादा के मुताबिक कोई काम नहीं किए, इसलिए देश की जनता परेशान है। शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार पर बीजेपी हमले जो कर रही है वो लगातार बढ़ते नजर आते हैं। बीजेपी नेता रोज रोज नए हमले कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी जिस ढंग से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। सुशील मोदी ने इस बार 7 सवाल पूछे हैं सरकार से और सरकार से इन पर जवाब मांगा है। शराबबंदी की हकीकत जानने के लिए इन सवालों को जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन सवालों का जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि पिछली गलतियों से सबक लिया जा सके और गलतियां दोहराने से बचा जा सके। तो शराबबंदी पर सरकार से जो 7 सवाल सुशील कुमार मोदी ने पूछे हैं वो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। सवाल नंबर पहला, जहां पर 6 सालों में कितने लोगों को सजा हुई, सरकार को यह बताना चाहिए। सवाल नंबर दूसरा, शराबबंदी केस में कन्विक्शन रेट आखिर क्या है। सवाल नंबर तीसरा, कितने शराब तस्करों से मुआवजा वसूला गया, जिसका सरकार हवाला दे रही है कि मुआवजा तस्करों से वसूला जाएगा और पीड़ितों को दिया जाएगा, तो आखिर मुआवजा कितना वसूला गया। सवाल नंबर चौथा, इलाज के लिए अब तक एसओपी क्यों नहीं बन पाई। पांचवा सवाल, जिसकी आपको यह भी बताना होगा, सरकार की तरफ से बार बार यह मांग की गई है कि कितनी शिकायतें आप तक पहुंची जिन पर कार्रवाई की गई। छठा सवाल, नशा मुक्ति केंद्रों से कितने लोग नशा मुक्त हुए, क्योंकि इन केंद्रों के जरिए ही आप लोगों को नशे से दूर रखने का दावा कर रहे हैं। सातवां और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जागरूकता अभियान जो बेहद जरूरी है इस तरह के शराबबंदी को सफल बनाने के लिए, उस अभियान को आखिर बंद क्यों कर दिया गया। इस सवाल का जवाब भी सरकार को देना चाहिए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवालों को सामने रखा और जैसे ही सवाल सामने आए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आंशिक जवाब इस पर दिया है। देखिए, पूर्ण जवाब नहीं, आंशिक जवाब आया है। यह भी राजनीति का एक नया तरीका है। उन्होंने सुशील मोदी के 7 में से 4 सवालों के जवाब दिए हैं। उन पर शराबबंदी का विरोध होने का आरोप लगाया है कि क्यों आप उनका विरोध कर रहे हैं, शराबबंदी का आप विरोधी हैं शराबबंदी के, वो कैसे, जरा वो भी जानिएगा। नीरज कुमार से उन्होंने बातचीत की है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने क्या कह रहे हैं नीरज, आप भी सुनिए। सुशील कुमार मोदी ने शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं, सरकार से 7 सवाल किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार। बात करते हैं नीरज जी, सुशील कुमार मोदी ने पूछा है कि जब पूर्ण शराबबंदी को लेकर के नियम बनाए गए हैं तो 7 सवाल उन्होंने पूछा है। पहला सवाल है कि उत्पाद व मद्य निषेध कानून की धारा 34 के अंतर्गत जहरीली या नकली शराब बेचने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। सरकार बताए कि 6 साल में कितने लोगों को ऐसी सजा दिलाई है सरकार ने। देखिए, अभी शराबबंदी एक सामाजिक जड़ता पर हमला है और ऐसे सवाल पर उसका जो उन्होंने बिंदुवार मांगा है तो उसका तात्कालिक जवाब
चूंकि विभाग की ओर से उपलब्ध होने पर ही आपको दिया जाए, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि माननीय सुशील कुमार मोदी जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि शराबबंदी का जब यह फैसला और यह शराबबंदी का जो कार्यकाल रहा उसमें वह भी भागीदार रहे हैं, तो क्या उस समय राजनीतिक ज्ञान ऐसे सवाल पर हुआ था कि नहीं। दूसरा सवाल मेरा है कि अगर शराबबंदी अच्छी पहल है जो वह व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, तो उनके दल के नेताओं का परस्पर अंतर विरोधी बयान क्यों। उसमें सरकार ने क्रमशः सुधार भी किया है। ऐसे लोग 3.5 लाख, बिहार की जेल की कैपेसिटी कितनी है, 3.5 लाख लोग जेल में है, आज जेल में है 3.5 लाख लोग पूरे। मोदी तो यही कर रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 45,000 है जेल की कैपेसिटी, तो 3.5 लाख लोग कहां से जेल में आ गया। एक अपराध में 3.5 लाख लोग जेल, ये तो बताना चाहिए हमको। नहीं क्या बिहारात्मक चीजें अगर दिमाग में नहीं आ रही है तो इससे तो पता चलता है कि आप शराबबंदी के विरोध में हैं। शराबबंदी का सकारात्मक परिणाम ऐसे भी तो बताते कि इसके सुखद परिणाम जो आए हैं परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में, जो लंपटगिरी पर नियंत्रण हुआ है, जो बेटियों की सुरक्षा के प्रति जो और कमिटमेंट उनका बढ़ा है, ऐसे सवाल को नहीं उठाना यह बताता है कि शराबबंदी के प्रति कहीं न कहीं मन में दुराभाव है। चलिए, तो ये नीरज कुमार है, जेडीयू के एमएलसी। सीधे तौर पे 7 सवाल का इन्होंने आंशिक रूप में जवाब दिया है और कहा है कि जो सवाल आज सुशील कुमार मोदी पूर्ण शराबबंदी को लेकर के उठा रहे हैं उसमें उन्हें सकारात्मकता नजर नहीं आती, वो निगेटिविटी से ग्रसित है। बहरहाल देखना होगा कि सुशील कुमार मोदी नीरज कुमार के इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। शराबबंदी को लेकर सुशील मोदी के सवाल पर बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने जवाब के साथ सवाल भी दाग दिए। साथ ही सुशील मोदी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। तो क्या कहूं, मैं तो उम्र में भी छोटा हूं और पहली बार मंत्री बना हूं, तो कई बार मंत्री बने, प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने दिल्ली वाले नेताओं से पूछें, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछें कि जिस जगह पे उनकी सरकार है वहां पे शराब कहां से मिल रही है, वहां से कैसे लोग मर रहे हैं, वहां पे कैसे लोग मर रहे हैं। वहां तो उन्होंने छूट किया था ना, कहां से जहर पॉइजन वहां मिल रहा है। भाई आप देख लीजिए, आंकड़ा लगा लीजिए, आंकड़ा आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप चलिए मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, जहां जहां उनकी सरकार है वहां आप देखिएगा बिहार से ज्यादा मौतें वहां हुई है। वहां वो सवाल नहीं खड़ा करते हैं। ये लोग बौखला गए हैं, इन लोगों को सीटें चाहिए, ये लोग हमेशा गंदी राजनीति किए हैं। छपरा से बड़ी खबर, जहां कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। आरोपी के फरार होने पर वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें लाल रंग का जैकेट पहने आरोपी आपको भागता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसका पीछा पुलिसकर्मी कर रहे हैं। बताया जाता है कि मशरक थाने के किसी केस में पुलिस आरोपी को पकड़कर पेशी के लिए छपरा सिविल कोर्ट लेकर आई थी, जहां उसने पुलिस को ही चकमा दिया और यहां से फरार हो गया। कैदी के भागने की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जहरीली शराब कांड के बाद शराब तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार तेज हो गए हैं। पटना जिले के मसौढ़ी में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। जमीन खोदकर महुआ और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को छिपाकर रखा गया था। जब पुलिस ने खुदाई की तो कई ड्रम जावा महुआ बरामद होता है। पुलिस ने शराब को नष्ट कर दिया है। छापेमारी की सूचना हालांकि मिलते ही शराब तस्कर यहां से फरार हो गए। अब इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप जरूर है। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर मछली व्यवसायी को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में एसकेएमसीएच में अहियापुर थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर एसकेएमसीएच में मछली व्यवसायी को भर्ती कराया गया है, जहां पेट्रोल पंप के पास व्यापारी को गोली मारी गई। मछली लेने के लिए गए हुए थे हरेंद्र और इसी दौरान निशाना बनाया जाता है अपराधियों की तरफ से मछली व्यवसायी को। वहाँ से आया है घर से निकट झपा आते आते पेट्रोल पंप के सामने ही बाइक पर 2 आदमी इसका हाथ दिया। हाथ न देने के कारण, रोकने के कारण इसको पीछे से कमर में गोली मार के इसको आगे बढ़ा, आगे जाके गिर गया। आनन फानन में लोग वहाँ थे तो वहाँ लेके मेडिकल में आए हैं, उसका इलाज बात चल रहा है। अभी इसके आगे पुलिस की कार्रवाई होगी। पुलिस आगे जांच फाँच किए हैं, बयान लिए हैं। इसके आगे तो पुलिस समझे। हुआ था, रोड पर फेंका हुआ था, गोली मार झपा
पेट्रोल पंप से बगल में मेतनापुर से आ रहे थे। क्या करने आ रहे थे? मछली बाजार समिति लेने। कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। पटना में कुंभ एक्सप्रेस और महानंदा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। पटना जंक्शन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। कोहरे का असर भारतीय रेल पे भी है और ट्रेनों का परिचालन जो है उस पर भी खासा असर पड़ रहा है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई है। कुहासे के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी जो चल रही थी उसके कारण से कई ट्रेनों को रद्द की गई है। देख सकते हैं कि यहाँ देहरादून हावड़ा कुंभ सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो रद्द है, नहीं जाएगी, साफ तौर पे लिखा हुआ है। नई दिल्ली मालदा न्यू फरक्का एक्सप्रेस जो है वो भी रद्द है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उड़ान जयनगर अंत्योदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो 40 मिनट की लेट विलंब से चल रही है। इसी तरह से हावड़ा देहरादून कुंभ सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो भी रद्द है। उसके अलावा अलीपुर द्वार दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस जो है वो 6.5 घंटे की विलंब से चल रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे ट्रेनों की तो दूसरी ट्रेन भी जो है वो उस पर भी ठंड का असर है। यहाँ देखिए पटना सिंगरौली सुपरफास्ट जो एक्सप्रेस है वो आज रद्द है, नहीं जाएगी। तो ट्रेनों के जो कह सकते हैं कि परिचालन पर भी ठंड के कुहासे का जो असर है वो खासा देखने को मिल रहा है। कुछ ट्रेनें जो है वो लेट चल रही है तो अत्यधिक ट्रेनें जो है वो कह सकते हैं कि उनमें से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और इस कारण से यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। लेकिन जो कुहासे का असर है इस कारण से जो रेल मंत्रालय है चाह कर भी ट्रेनों को सही समय पर चलाने में कहीं न कहीं असफल साबित हो रहा है। और जो दावा किया था भारतीय रेल के अधिकारियों ने कि आने वाले समय में कुहासे का असर ट्रेनों के परिचालन पर नहीं होगा, वो इस बार भी कहीं न कहीं गलत साबित होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।